एक तो कहावत है ना कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। मेरा कहना यह है कि समस्याएं बहुत है इस देश के अंदर, समस्याओं पर बात करेंगे, लोग सुनेंगे, लेकिन समस्याओं के बाद समाधान का रास्ता भी आपको करना है। झारखंड के युवा आंदोलनकारी नेता संजय मेहता जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण थी जो कि जेबीकेएसएस पार्टी से अलग होकर उन्हीं तरह के नाम से वो एक पार्टी बनाए हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या हाल है भैया? ठीक है, आप बताइए आप क्या बोलना चाहिएगा आप जेबीकेएसएस पार्टी से जो आप नारा लगाते थे, झारखंड मांगे जयराम का नारा देने वाले, आखिर क्यों अलग हो गए उन पार्टी से? परिस्थितियां ऐसी रही। और सबसे पहली बात कि मैं किसी जेबीकेएसएस पार्टी में नहीं था। जी। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति एक थी, जो एक सामाजिक संगठन था और झारखंड के मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे थे। उसके बाद फिर मुझे वहाँ से अलग होना पड़ा। उनकी जो पार्टी है वो अलग नाम से है और उन्होंने अलग नाम से अपना पंजीकरण कराया है। जो आप पार्टी बेसिक रखे अंतर हैं। को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई JLKM करके, जी। और हमारा जो संगठन है वो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति है। अब आपने कहा कि इस नाम से क्यों बनाए, क्योंकि झारखंड बचाने की एक क्रांति हम लोग 2.5 साल से कर रहे थे और उसकी एक बड़ी आर्मी झारखंड के अंदर हम लोगों ने तैयार की। तो मुझे इस बात की आवश्यकता महसूस की कि अगर जिन उद्देश्यों और संकल्पों के साथ हम लोग झारखंड में संघर्ष के लिए निकले थे, अगर उन उद्देश्यों और संकल्पों को पूरा करने में कठिनाई आ रही है, तो झारखंड बचाने की एक क्रांति करने की जो हम लोग चेष्टा किए थे, उसी की एक सेना तैयार की जाए। और उसी सेना को तैयार करने के लिए झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति हमने संगठन तैयार किया और उस पर लगातार काम चल रहा है। हम लोग कई इलाकों में अपना कार्यालय खोल रहे हैं और कई जगहों पर हमारा काम चल रहा है। फ़िलहाल हमारा फोकस ये है कि सांगठनिक स्तर पर लोगों को जोड़कर बूथ स्तर पर जो हमारी टीम बन रही है और जगहों पर उसको बना करके कुछ सीटों पर तुरंत हम चुनाव लड़ेंगे। और हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम दस्तक देंगे हर दरवाजे तक, हर गांव, घर, गलियारे, चौपाल, मोहल्ले, बाज़ार, सब जगह जाकर के हम लोग दस्तक देंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने विचारों को रखेंगे और झारखंड में बदलने का काम करेंगे। जिस तरह से आप टाइगर जयराम महतो जी के साथ सभा करते थे, उस तरह युवा हो गए हैं आपके साथ, क्या जुड़ रहे हैं? काफ़ी लोग जुड़े हैं और लगातार लोग का फ़ोन आ रहा है। जब अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं तब भी देखिए लगातार लोगों का फ़ोन आ रहा है। जी। तो जो लोगों का एक मनोभाव है, जो उत्साह है, वो चरम सीमा पर है। मैंने लोगों को क्या कहा कि आप लोगों को इस बात पर फोकस करना होगा कि समाधान का रास्ता क्या है। सिर्फ समस्या को गिनाना, विस्थापन हो गया, पुनर्वास नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, तो ये एक समस्या है। इसके समाधान का रास्ता क्या है? लोग पलायन कर गए हैं, तो रोजगार का रास्ता क्या है? विस्थापित क्षेत्रों में कई लोगों पर मुकदमा हो गया, फर्जी मुकदमा कैसे हटेगा? इसका रास्ता क्या है? तो मेरा कहना यह है कि समस्याएं बहुत है इस देश के अंदर, समस्याओं पर बात करेंगे, लोग सुनेंगे, लेकिन समस्याओं के बाद समाधान का रास्ता भी आपको दिखाना होगा। तो हम लोग समाधान पर भी बात करना चाहते हैं, इसीलिए मैं अलग हुआ हूँ। भैया, आप वर्तमान सरकार और पूर्व सरकार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या झारखंड में विकास हुई 5 साल में? जो विकास होना चाहिए था जिस तरीके से, उस तरीके का नहीं हो पाया है। झारखंड पूरी तरीके से लूटा गया। यहाँ पर कोयला खनन की कंपनियाँ आईं, पावर प्रोजेक्ट्स लगे और सब में यहाँ की ज़मीनें लूटी गई, यहाँ पे रोज़गार लूटा गया। यहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट सिर्फ यहाँ पर माल कमाए और यहाँ के लोगों के साथ एक छल किया गया है। झारखंड का विकास नहीं हो पाया है। अगर विकास हुआ रहता तो पलायन इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता जितना पलायन आज देख रहे हैं। दिल्ली में, मुंबई में जो लोग वहाँ पर पलायन करके गए हैं काम करने के लिए, उनकी हालत क्या है? तो आखिर यहाँ इतनी बेरोजगारी क्यों है? इसलिए तो मैं तो ये नहीं मानता कि विकास के पैमाने पर कोई भी सही से खरा उतर पाया है। आपके हिसाब से क्या झारखंड में विकास होना चाहिए? मेरे हिसाब से झारखंड में विकास ये होना चाहिए कि यहाँ के लोगों में रोजगार, स्वरोजगार, आर्थिक संपन्नता आए। आर्थिक संपन्नता जब तक नहीं आएगी तब तक जीवन स्तर नीचे नहीं उठेगा। आज की तारीख में झारखंड के अंदर सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के है कि यहाँ के आदमी के पास मूलभूत सुविधा भी नहीं है। आप संथाल के कई इलाकों में जाइए, पलामू के कई इलाकों में बता रहा हूँ, और झारखंड के कई ऐसे सुदूर इलाकों में आज भी लोग कुआं से पानी पी रहे हैं। हैंडपंप नहीं, चापाकल नहीं उनके पास। ये सच्चाई है। आज भी लोग खाट पर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं टांग करके, एम्बुलेंस नहीं है। तो इस हालत में किसी के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है
कि झारखंड में विकास का एक बेहतर मॉडल लाना होगा। कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, कैसा शिक्षा होगा, कैसा रोजगार होगा, कैसे साधन संसाधन होंगे, कैसा यातायात होगा, कैसा गांव होगा, उस पर बात करनी होगी। और ये जो बड़े बड़े लोग एसी के कमरे में बैठकर योजना बना रहे हैं, उससे नहीं होगा। एक तो कहावत है ना कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की ताकत पर बात करनी होगी। गांव के गलियारे में बैठकर, खेत के मेड़ पर बैठ करके इस बात का फैसला करना होगा कि झारखंड की योजना कैसे बनेगी। उन युवा संघर्ष के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, जिस तरह से झारखंड में यहाँ के विद्यार्थी मेहनत करते हैं, लेकिन नेतबंदी के बाद भी यहाँ पे पेपर लीक मामला सामने आ जाता है? हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। इसमें बड़ा सिंडिकेट है, माफिया है, ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं, अफसर मिले हुए हैं, सरकारी तंत्र के लोग मिले हुए हैं, बड़े बड़े शिक्षा माफिया मिले हुए हैं, और वो लोग मिल करके झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं, सीटों को बेच रहे हैं। 30-35 लाख में सीटों को बेच देते हैं, और इस तरीके से झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। सरकार जाँच नहीं कर पा रही है तो CBI से इसकी जाँच कराई जानी चाहिए, और तत्काल इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए कि आप जो यहाँ 8 लाख 9 लाख जो अभ्यर्थी जाकर के एग्ज़ाम लिखते हैं, उनके सपनों का आप कत्ल कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर लीक हो रहा है, ये बात सच्चाई है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जिस तरह से झारखंड में CGL का पेपर लीक हुआ, तो विद्यार्थी पैदल चलकर रांची जा रहे थे, वहाँ पे आप लोग आंदोलन किए, क्या उसका असर दिख रहा? बिल्कुल बिल्कुल असर दिखा है उसका। जांच कमेटी बैठी है उस पर। राज्यपाल महोदय ने आयोग को जांच करने के लिए कहा है। जांच हो रही है, लेकिन ये पता चल पा रहा है उसमें कि जांच करने में पुलिस वाले लोग और आयोग के लोग जो हैं थोड़ा लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही ये बरत रहे हैं कि सब सिस्टम के लोग मिले हुए हैं अपने आपस में, तो सब एक दूसरे को बचाना चाहते हैं। तो इसलिए उनकी जांच में बहुत उदासीनता है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये पेपर लीक मामला फिर से रद्द करनी चाहिए या फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? मेरा कहना है कि अगर गलती हुई, अगर पेपर लीक हुआ, अगर सीटिंग गिटिंग हुआ, अगर सीटों को बेचा गया, तो ऐसी परीक्षा तो एकदम रद्द होनी चाहिए। क्योंकि प्रतिभावान छात्र जो हैं वो तो उनकी प्रतिभा मार देंगे आप। तो मेरा कहना है कि अगर ऐसी बात की पुष्टि हो रही है तो ये परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए। फिर से फ्रेश एग्जामिनेशन लीजिए। जब तक आप फ्रेश एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट, एकदम क्रेडिबिलिटी के साथ, तब तक ये प्रक्रिया को सही नहीं माना जाएगा। आप पूरे विश्वसनीयता के साथ परीक्षा लीजिए, पारदर्शिता के साथ लीजिए, तब मानेंगे कि आपने ईमानदारी से लिया है। ये थे हमारे युवा आंदोलन क्रांतिकारी नेता संजय मेहता जी के बयान। धन्यवाद।